नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईवीएम के मुद्दे पर यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुद्दे पर विपक्ष अब विरोध जाहिर करने से एक कदम आगे और बढ़ गया है और इस आगे बढ़ते हुए देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए विपक्ष तैयार हो चुका है। इस आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से होगी ये अभी तय नहीं है या इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, ये कह सकते हैं। लेकिन जब यह आंदोलन देश भर में फैलेगा और अपना असर छोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा, तब बीजेपी का क्या हश्र होगा यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। विपक्ष के नेताओं का तो दावा है कि अगर बीजेपी बैलेट पेपर से चुनाव लड़े तो मुश्किल से 25 सीटें भी उसे नहीं मिलेगी। बहरहाल, इस समय बीजेपी ने महाराष्ट्र में जीत हासिल कर ली है और अब यह भी तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकनाथ शिंदे ने खुद ही कह दिया है कि वो खुद को कॉमन मैन यानी आम आदमी मानते हैं और इस आम आदमी ने मोदी और शाह को हर वक्त साथ खड़ा रहने के लिए धन्यवाद दिया है और बता दिया है कि बीजेपी का सीएम होने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। कल तक जो एकनाथ हैं तो सेफ हैं के नारे लगवा रहे थे, वो अब बीजेपी के आगे सरेंडर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके बदले एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते हैं। आइए जरा एकनाथ शिंदे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा है और उसमें भी कॉमन मैन यानी आम आदमी की बात वो कर रहे हैं, खुद को आम आदमी देखते हैं। जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, सुनिए। हमारे राज्य में जो महायुति को जीत हासिल हुई है, इसलिए पहले तो मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, लाडले सब जो भी है, सभी लोगों ने हमें पूरा सपोर्ट किया है और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये अभूतपूर्व ऐसी विक्ट्री है। पिछले कई सालों में हम देखेंगे तो कभी भी ऐसी जीत दिखाई नहीं पड़ी है और ना मिली है और इसलिए मैं महायुति के हमारे सभी लोगों को धन्यवाद तो दूंगा ही और मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। इसमें हमारे जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला मुख्यमंत्री की हैसियत से, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है। इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफी आभारी हूँ और हमारी सरकार हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलती है। आनंद दिघे साहब हमारे गुरु है और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है, सर्वसामान्य मानुष की सरकार है, एक कॉमन मैन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में और 2.5 साल में इतना। तो बाला साहब का नाम ले रहे हैं यानी बाल ठाकरे का नाम भी ले रहे हैं और आनंद दिघे का नाम भी ले रहे हैं यहाँ एकनाथ शिंदे और लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं सीएम का मतलब कॉमन मैन और मैं एक कॉमन मैन की तरह काम करता रहा। वैसे अपनी कही हुई बात से पलटने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। चुनावों के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को सीएम फेस बताया था, आप याद कीजिए। अब खुद सीएम का चेहरा बनने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस। उधर एकनाथ शिंदे भी बीजेपी की तरह अपनी बात से पलट रहे हैं और सीएम की कुर्सी से दावेदारी छोड़ रहे हैं। इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में यह तो साफ है कि महाराष्ट्र में सत्ता और चुनाव का खेल जो सामने नजर आ रहा था, पर्दे के पीछे कई और कहानियां चल रही थीं और इसी में एक कहानी ईवीएम की भी है, जिसमें गड़बड़ी के आरोप अब और तेज हो रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव के नतीजे आते ही ईवीएम में गड़बड़ी की बात उठाई थी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी तभी बीजेपी को चुनौती दे दी थी कि आप बैलेट पेपर से चुनाव लड़ो और फिर जीत के बताओ। अब शिवसेना उद्धव गुट के वो प्रत्याशी जिन्हें हार मिली है, उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट के मिलान की मांग उठाई है। इस बारे में उद्धव ठाकरे अब मोर्चा संभाल रहे हैं और इसी तरह एनसीपी शरद पवार गुट ने भी ईवीएम का विरोध करने का फैसला कर लिया है।
एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड ने कहा है कि अमेरिका तक में ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन हम इसी में अटके हुए हैं, यानी ईवीएम पे अटके हुए हैं। आइए जरा एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। ईवीएम का इस्तेमाल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है, यानी दाना डालो, पंछी लो, इधर से बड़ा हाथी मार लो, थोड़ा सा दाना डालो, एक पंछी उड़ा डालो और इधर से बड़ा हाथी खींच लो। अरे अमेरिका जैसे राष्ट्र में जो सबसे प्रगत है, उधर आज भी बैलेट है, बैलेट। तुम अमेरिका से तो प्रगत नहीं हो ना। और उधर भी 7-7 दिन काउंटिंग चलता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इधर 7 दिन चलता है, 4 दिन चलता है। तो ये थे जितेंद्र आह्वाड जो बात कह रहे हैं, और पते की बात कि अमेरिका जैसे कंट्री में भी, देश में भी ईवीएम से बात नहीं होती, ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, बल्कि बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, और इधर हम उसी पे अटके पड़े हैं। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बाकायदा भारत जोड़ो यात्रा की तरह ईवीएम के खिलाफ यात्रा निकालने का फैसला ले ही लिया है, कल आपने सुन लिया था, और जाहिर है कि इसमें नेतृत्व राहुल गांधी ही करेंगे। जरा खड़गे साहब की बाइट को भी सुन लीजिए। अब यहाँ इनके जमाने में 11 साल हुआ इनकी सरकार आके, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सिर्फ काटो बाटो की बात ही करते हैं। और अछूतों का तो पूछो मत। कहीं मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह में पेशाब करते हैं, कहीं स्त्रियों को रेप करते हैं, कहीं घोड़े पे अगर बारात निकली तो उसको उतार के खींच के। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC ST OBC गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं, वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। तो यहां साफ साफ किसी भी चीज में इधर उधर नहीं, बल्कि सीधी बात यहां कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और साफ साफ कह रहे हैं कि हम विपक्ष के लोगों से भी कहेंगे और इस पर एक मुहिम छेड़ने की जरूरत है। ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से हमको चुनाव चाहिए। ये सारी बातें यहां रखते हुए कल सुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे, और कह रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वैसे ही ये आंदोलन वैसे ही हम शुरू करेंगे। यानी साफ साफ राहुल गांधी के नेतृत्व में अगला आंदोलन और ईवीएम के खिलाफ यह आंदोलन की बात यहां उसका ऐलान कर दिया कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ये एक यहां से जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही है, उसके बाद से सत्ता पक्ष खासकर बीजेपी और उसके तमाम नेता बाहर निकल के आ गए और अपनी अपनी बात वो रख रहे हैं। लेकिन
ये अकेले कांग्रेस का नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का आंदोलन होगा। ये बात यहां कल कहते हुए नजर आए, सुने गए भी। आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को। और फिर से लोकसभा चुनाव वाली परेशानियों में बीजेपी शायद घिर जाएगी। आज अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज भी कसा है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, ये बीजेपी ने सिखा दिया है। और क्यों सिखा दिया है ये भी हम आपको सुनाते हैं। बीजेपी की बेईमानी पर दरअसल अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है, जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देता हूं कि आपने जो हम लोगों को कोचिंग दी इस चुनाव में, पूरा प्रशासन आगे करके जितनी भी बेईमानी हो सकती थी की है, और लाभ देने के लिए क्या नहीं किया। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि एनटीपीसी उनके सीएसआर से स्कूटी दी गई, प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनसे दबाव बना करके उनके सीएसआर का इस्तेमाल कर करके सिलाई मशीन दी गई, और प्रधान बीडीसी कोटेदारों का क्या हाल हुआ वो आपसे बेहतर कौन जाने। तो अखिलेश यादव यहां साफ साफ जो बात बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कह रहे हैं, यह बहुत दूर तक निकल चुकी है। इस बात की, इनकी बातों को, इनके बयानों की गंभीरता को आप समझिए। अखिलेश यादव ने उपचुनाव में भ्रष्टाचार का जो आरोप है बीजेपी के ऊपर, उसका खुलासा किया है। और सबसे बड़ी बात कि यहां एनटीपीसी का नाम ले रहे हैं कि एनटीपीसी के जो सीएसआर का फंड है, उस फंड से स्कूटी दी गई। कैसे बेईमानी हुई है यह सब कुछ यहां बता रहे हैं। प्रशासनिक तौर पर कैसे बेईमानी की गई उपचुनाव में, यह बात यहां अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो यानी चुनाव की धांधली, और न सिर्फ ईवीएम के जरिए बल्कि उसके अलावा भी उसके इर्द गिर्द बहुत कुछ है, उसके जरिए यह बात यहां रखते हुए अखिलेश यादव, जिस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, कल भी इसी कार्यक्रम में हम लोगों ने ईवीएम पे चर्चा की थी, आपको याद होगा। उधर संजय राउत ने देश की संसद से लेकर अदालत तक की कार्रवाइयों पर निराशा जतलाई है। आइए जरा संजय राउत को भी सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। अदालत और संसद और इन सब के बीच कैसे पेंडुलम है विपक्ष, खासकर वो उसको बोल रहे हैं, बता रहे हैं संजय राउत। सुनिए। देखिए, ईवीएम में कौन सवाल उठा रहे हैं? हमने तो सवाल उठाया इसलिए कि 10 साल से हम सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने सवाल उठाया था ईवीएम पर। अब मोदी जी के भाषण सुनिए जाहिर सभा में, अब सुन लीजिए ना। ईवीएम एक फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए और हम जो चुनाव का नतीजा आएगा मान्य करेंगे। सर, इस मुद्दे को आप संसद में उठाएंगे? देखिए, जिस सदन में, जिस संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, इसलिए वहां हमें क्या न्याय मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय नहीं दे रहा है तो संसद क्या न्याय देगी? तो सुन रहे थे आप, सुप्रीम कोर्ट अगर हमें न्याय नहीं दे रहा है तो संसद क्या न्याय देगी? ये बात कह रहे हैं यहां साफ साफ संजय राउत। ये सारे बयान बता रहे हैं कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली बड़ी जीत किसी के गले से आसानी से नहीं उतर रही है। इस जीत में अदानी का फैक्टर भी जुड़ता है दोस्तों, और अदानी का फैक्टर जुड़ता है तो मामला और संगीन हो जाता है। फिलहाल संसद में अडानी मुद्दे पर रोजाना हंगामा हो रहा है, और आज राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा भी है कि अडानी खुद आकर तो अपनी गलती नहीं मानेंगे। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने पत्रकारों से चर्चा में। सुनिए। Sir, Adani Greens have denied all the allegations of bribery charges. Sir, Adani Greens has denied all the charges. You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is he has to be arrested. The point is he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. तो साफ साफ आप सुन रहे थे यहां राहुल गांधी साफ कह रहे हैं। क्या लगता है आपको, अदानी यहां आकर, या अदानी को गिरफ्तार सरकार क्यों नहीं करेगी, और क्यों नहीं कर रही है, और क्यों गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए अदानी को? ये सारी बातें यहां रखते हुए, और सबसे बड़ी चीज की यहां सैकड़ों लोग
छोटी छोटी जो बातें होती हैं, छोटे छोटे उनके ऊपर जो इल्जाम होते हैं, उस मसले पर गिरफ्तार होते हैं, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम इनके ऊपर है, अदानी के ऊपर, वो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करना चाहिए? ये बात यहां पूछते हुए पत्रकारों के जरिए राहुल गांधी सत्ता पक्ष से, अमेरिका ने इनके ऊपर, अदानी के ऊपर जो केस किया, उनके ऊपर जो नोटिस जारी किया, उसमें उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन सरकार गिरफ्तारी नहीं करेगी। ये तमाम बातें यहां रख रहे थे राहुल गांधी। तो एक तरफ अदानी के मुद्दे पर विपक्ष का कड़ा रुख है और दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर देश भर में खड़ा होने जा रहा यह आंदोलन किस तरह बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि धीरे धीरे ईवीएम की बड़ी गड़बड़ियां जो सामने आ रही हैं, उन सब से पर्दा उठाने की हम कोशिश करते हैं। और अलग अलग कुछ गांवों से तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के संग थे, लेकिन उसके बाद भी उनके परिवार के लोगों ने वोट दिया, लेकिन वोट उनके पक्ष में नहीं गए। आखिर क्यों? अब तो सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है।